वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 11। अनाया ने उस कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट पेपर का एक पिक्चर लिया और अपनी बेस्ट फ्रेंड सारा को सेंड कर दिया। अनाया की फ्रेंड सारा अच्छी रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। पापा के सडनली डेथ हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। सारा बहुत समझदार थी और इतनी खूबसूरत कि देखने वाले उस पर फिदा हो जाए। उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी। ये बात और थी कि उनमें से कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया था। सारा ने तुरंत रिप्लाई किया, वाह कांग्रेचुलेशन। तो फिर आगे की क्या प्लानिंग है? अनाया ने टेक्स्ट किया, डाउन टू द टॉप कंपटीशन नेक्स्ट मंथ है, इससे पहले सोच रही हूँ कुछ काम मिल जाए तो थोड़े पैसे कमा लूँ यार। सारा ने फिर से रिप्लाई किया, अगर तू चाहे तो मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ कुछ काम ढूंढने में। अनाया तो खुशी से उछल ही पड़ी। उसने फौरन रिप्लाई कर दिया, ये कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द गौरव का ट्रीटमेंट कराऊं और उसे अपने साथ ही रख लूं। सारा ने उसे एक लिंक सेंड कर दिया। ये मॉडल कार कंपटीशन की रजिस्ट्रेशन लिंक थी। ये इस ईयर का सबसे बड़ा कार कंपटीशन था, जहां सब हाई प्रोफाइल लोग आने वाले थे और यह वर्ल्ड की टॉप कंपनी आरके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज स्पॉन्सर्ड कर रही थी। इंटरव्यू के बाद जो भी मॉडल सिलेक्ट होगी उसे अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला था। कार शो में अक्सर फीमेल मॉडल एक्सपोजा पहनती है, लेकिन अनाया शायद ही कभी रैंप के अलावा इस तरह की ड्रेसेस को कैरी करती थी। लेकिन उसे अभी पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसने अपने सारे माइंडेड टर्म्स एंड कंडीशंस को साइड में रखा और लिंक ओपन करके उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया और सारा को एक थैंक यू नोट लिखकर सेंड कर दिया। सामने से सारा का रिप्लाई आया, इन फ्रेंडशिप नो सॉरी नो थैंक यू। अब अगर तूने मुझे दोबारा ये सब बोलने की कोशिश की तो अपनी दोस्ती खत्म। अनाया ने उसे हॉट वाली इमोजी सेंड करके मोबाइल फ़ोन को अपने सीने से लगा लिया। सारा उसकी सबसे प्यारी दोस्त जो थी और जिंदगी में दोस्तों की जगह कोई नहीं ले सकता। आखिर यही तो वो लोग होते हैं जो रूखी सूखी जिंदगी में फन एंड इमोशन का तड़का लगाकर उसे टेस्टी बनाते हैं। जब से अनाया ने रजिस्ट्रेशन किया था वो बहुत खुश थी। उसने लाइफ को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दिया था। वो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए और अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही थी। अपनी डाइट का ख्याल रखना, वर्कआउट करना। अनाया सुबह 6 बजे उठकर रनिंग करती थी और फिर गार्डन में एक अच्छा सा कॉर्नर देखकर योगा करती थी। वर्चस्व ने भी अपनी रनिंग का एक राउंड पूरा कर लिया था। जब उसने दूसरा राउंड लगाते हुए गार्डन को क्रॉस किया तो उसने देखा कि सामने अनाया योगा के कुछ पोस्चर ट्राई कर रही है। उसने गार्डन की रेलिंग के पास कोना में हरी घास पर ब्लू कलर की योगा मैट बिछा रखी थी। उसने ब्लैक कलर का स्ट्रेचेबल स्किन फिटेड योगा पेंट पहना हुआ था और साथ ही उसी कलर का क्रॉप टॉप पहन रखा था। उसकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी देखकर वर्चस्व हैरान रह गया। उसके पतले पैर, पतली कमर उस योगा कॉस्ट्यूम में कुछ ज्यादा ही डिफाइन हो रहे थे। उसकी नाजुक सी बॉडी का हर मूवमेंट ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में कोई बोन्स ही नहीं है। वर्चस्व कुछ देर तक उसे दूर से देखता रहा। फिर जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो उसके करीब चला गया। अनाया इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल योगा पोस्चर में थी। वर्चस्व ने पीछे से जाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सडनली वर्चस्व की रूड एंड कॉल्ड वॉइस जब उसके कानों में पड़ी तो उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। उसने खुद को संभालते हुए अपनी बॉडी को बैलेंस करना चाहा और खुद को गिरने से बचाने के लिए हाथ इधर उधर मूव करते हुए वर्चस्व की टी शर्ट को पकड़कर खींच लिया।
वर्चस्व को उम्मीद नहीं थी कि अनाया सडनली उसके कपड़े खींच लेगी। वो भी खुद को संभाल नहीं पाया और अनाया के ऊपर झुक गया। इससे पहले वो खुद को संभालने की कोशिश भी करता, उसका हाथ अनाया की कमर में था और उसके होंठ अनाया के होंठों पर रखे हुए थे। वर्चस्व का माइंड एकदम से ब्लैंक हो गया। उसने अपनी पलकें झपकाईं जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि ये हो क्या रहा है। उसने कन्फर्म करने के लिए अपने होंठ हिलाए और ऐसा करते ही अनाया के सॉफ्ट होंठ उसके होंठों में दब गए। वर्चस्व को जैसे ही यकीन आया कि ये सच में हो गया, उसने अनाया को खुद से दूर धकेल दिया। अनाया के दिल की धड़कनें रॉकेट की स्पीड से भाग रही थीं। शर्म से उसका पूरा फेस लाल पड़ चुका था। अनाया की सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उसकी चढ़ती उतरती सांसों का मूवमेंट वो साफ देख रहा था। अनाया को ऐसे शर्माता हुआ देखकर उसकी खुद की हालत खराब होने लगी थी, लेकिन चाहकर भी वो अपनी नज़रें अनाया के ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। अनाया को वर्चस्व की नज़रें खुद की बॉडी पर फील हो रही थीं और उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सच में कहीं दूर भाग जाना चाहती थी जहां वो वर्चस्व को मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढने पर भी नजर न आए। इस वक्त उन दोनों के ही दिल, दिमाग और बॉडी में खलबली मची हुई थी। वर्चस्व तो समझने की कोशिश कर रहा था कि पिछली बार नाइट क्लब में जो कुछ हुआ था, अगर वह एक एक्सीडेंट था तो ये जो अभी यहाँ हुआ वो क्या था। ये लड़की जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी है नहीं, वर्चस्व ने सोचा। अनाया अब भी वहां खड़ी खड़ी जमीन को घूर रही थी। सडनली वर्चस्व की रूड वॉइस उसके कानों में पड़ी, तुम सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। मेरा अटेंशन गेन करने के लिए तुम जो तरीके यूज करती हो वो सच में कमाल के होते हैं। उसकी बात सुनकर अनाया एक पल के लिए शॉकिंग स्टेट में चली गई। उसने वर्चस्व को ऐसे घूरा जैसे उसके सामने पेड़ पर कोई भूत उल्टा लटका हो। हद है यार, मतलब खुद को समझता क्या है? किसी दूसरे प्लेनेट से आया है क्या? इतना भी किस बात का ऑब्सेशन है? तो आखिर लड़का ही न। अनाया बुरी तरह से इरिटेट हो गई थी। हर सिचुएशन में वर्चस्व उसके ऊपर इल्जाम डालने का कोई मौका नहीं छोड़ता, और आज तो जिस तरह से वर्चस्व ने उसके लिप्स को अपने लिप्स के बीच दबाया था, अनाया को वर्चस्व पर बहुत गुस्सा आ गया था। उसने वर्चस्व को घूर कर देखा और बोली, मैं योगा कर रही थी। आपने सडनली पीछे से आकर बोला तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मैंने बस आपको थोड़ा सा पकड़ा था, इतनी सी बात के लिए आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। वर्चस्व बोला, तुम जानबूझकर मेरा अटेंशन पाने के लिए यहाँ ये सब करती हो ना? मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से जिस वक्त मैं रनिंग के लिए आता हूँ तुम भी उसी टाइम योगा करती हो, और आज जब मैं यहाँ आया तो तुमने मुझे जानबूझकर अपनी तरफ खींच लिया। सच तो ये था कि अनाया को आसपास के एरिया के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। वो मेन पैलेस के चारों तरफ रनिंग करती थी और फिर वही गार्डन में छोटे से कोने में योगा करती थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि वर्चस्व उसे 2-3 दिन से नोटिस कर रहा है। उसने तो वर्चस्व को देखा तक नहीं था। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया ने पहले खुद को देखा और फिर वर्चस्व को ऊपर से नीचे तक घूर घूर कर देखा। वर्चस्व की बॉडी के मुकाबले वह बहुत दुबली पतली और लाइट वेट थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस जैसी हल्की फुल्की लड़की के जरा से पकड़ लेने से वर्चस्व जैसा हट्टा कट्टा 6 फीट का अच्छा खासा इंसान उसके ऊपर गिर जाएगा। उसकी बात सुनकर तो अनाया को ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही जानबूझकर उसके ऊपर गिरने आया था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उस वक्त वो कुछ कर नहीं सकती थी। वर्चस्व उसी की तरफ लगातार देख रहा था। उसने अचानक से अनाया की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया। अनाया ने डरकर एक कदम पीछे ले लिया। उसने फिर अनाया की तरफ एक कदम बढ़ाया और अनाया ने भी फिर एक कदम पीछे ले लिया। वो दोनों लगातार एक दूसरे की आंखों में एकटक देख रहे थे।
जब वर्चस्व ने एक और कदम बढ़ाया तो अनाया पीछे रेलिंग से टकरा गई और अब पीछे जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। वर्चस्व का इस तरह उसे अपने करीब आना बहुत डरा रहा था। वह बुरी तरह घबरा गई थी। उसने दूर जाने की कोशिश की लेकिन रेलिंग पर उसकी लेमन हनी टी का भरा हुआ ग्लास रखा हुआ था। अनाया का हाथ उससे टकरा गया और हनी लेमन टी वर्चस्व के पैंट पर गिर गई और उसका पैंट गीला हो गया। उसने अपने पैंट को छुआ जो बुरी तरह चिपचिपा रहा था। ये देखकर वर्चस्व का ऑरा कुछ ही सेकंड के अंदर इतना खतरनाक हो गया जैसे उसकी बॉडी से आग की लपटें निकल रही हों। जो लोग भी वर्चस्व को जानते थे उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वह साफ सफाई को लेकर कितना ज्यादा जुनूनी था। उसका गुस्सा इस कदर बढ़ता जा रहा था कि अनाया को अपने आसपास ऑक्सीजन लेवल कम होता हुआ फील होने लगा। वर्चस्व के सामने होने भर से उसका दम घुटने लगा था। वर्चस्व गुस्से में अनाया पर चीखते हुए बोला, तो तुमने ये सब जानबूझकर किया है न? अनाया ऊपर से नीचे तक हिल गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ कभी जानबूझकर भी सकती है। अनाया बुरी तरह कांपते हुए बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इससे पहले उसे कुछ भी समझ में आता वर्चस्व ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। वर्चस्व की हाइट बहुत ज्यादा थी। ऊपर से वो उसे खींच रहा था। अनाया चाहकर भी उसके कदमों से अपने कदम नहीं मिला पा रही थी। वो जोर जोर से रो रही थी। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं था। वो जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती वर्चस्व उसे उतनी बुरी तरह खींचता। इस सब से उसके पैरों में भी चोट लग रही थी। आसपास के नौकर यह सारा नजारा देखकर दंग रह गए। देखने वाला कोई भी समझ सकता था कि आज फिर मैडम ने युवराज को नाराज कर दिया। जब अनाया ने देखा कि वर्चस्व उसे अपने बेडरूम में ले जा रहा है तो अनाया का एकदम से सिर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। युवराज, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं कसम खाकर कहती हूँ वह सब गलती से हो गया, अनाया ने गिड़गिड़ाते हुए वर्चस्व से कहा। लेकिन वर्चस्व ने उसकी बात सुनना जरूरी तक नहीं समझा और बेडरूम में ले जाकर उसका हाथ पूरी ताकत से खींचते हुए उसे रूम के बीचों बीच खड़ा कर दिया और खुद भी उसके सामने गुस्से से खड़ा हो गया। वर्चस्व के बेडरूम में आकर अनाया की हालत खराब हो गई। उसे अजीब सा डर, अजीब सी घुटन हो रही थी। अनाया की रोते हुए हिचकियां बंध गईं। वो मुश्किल से बोली, युवराज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अनाया बुरी तरह कांप रही थी। वर्चस्व उसके करीब आया और गुस्से में ऑर्डर देता हुआ बोला, पैंट्स उतारो। युवराज, प्लीज ऐसा मत करिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, अनाया ने रोते हुए एक बार फिर कहा। उसकी वर्चस्व की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मुझे अपना ऑर्डर न मानने वाले लोगों से सख्त नफरत है। अगर तुमने एक और शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। वर्चस्व ने अपने रूम की बड़ी सी खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनाया ने सोचा अगर वर्चस्व ने उसे सच में उठाकर फेंका तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिंदा रहती है या मरती है। यहाँ सिर्फ वर्चस्व की मर्जी चलती है। यहाँ से गिरकर वो खून से लथपथ पड़ी पड़ी तड़पती भी रहेगी तब भी कोई उसे बचाएगा नहीं। और अगर सिर्फ उसके हाथ पैर टूट गए तो वो क्या करेगी? उसके भाई का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकती, गौरव को मेरी जरूरत है। आगे सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस भरी। अनाया बुरी तरह कांप रही थी। वो पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों को अपनी कमर तक बढ़ाकर कांपती हुई उंगलियों से अपने पैंट का बटन ओपन करने के लिए पकड़ लिया। जब वर्चस्व ने उसे खुद का पैंट खोलते हुए देखा तो उसके दिमाग के तोते उड़ गए। वो हड़बड़ा कर बोला, ये कर क्या रही हो तुम?
स्टॉप डूइंग दिस नॉनसेंस, यू इडियट। वर्चस्व अनाया से 2 कदम पीछे हटा और चीखा, क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ हो? तुम्हारे दिमाग के अंदर कचरा भरा है क्या? वो लिटरली अनाया का दिमाग खोलकर देखना चाहता था कि आखिर इसके अंदर भरा क्या है। मतलब सीरियसली, ऐसा माइंड तो म्यूजियम में होना चाहिए न, जिसका कभी यूज ही न किया गया हो। अनाया की सांसें अब भी काबू में नहीं आ रही थी, वो अब भी हिचकियां ले रही थी। आई सेड हेल्प मी टू टेक ऑफ माई पैंट्स यू फूल। वर्चस्व की आवाज सुनते ही अनाया को ऐसा लगा जैसे वो किसी बहुत बुरे सपने से जागी हो। अनाया की बेवकूफ़ी पर वर्चस्व ने न में अपना सिर हिलाया और जोर से हंस पड़ा, जैसे कह रहा हो क्या इडियट लड़की है। वैसे तो अनाया को हंसना चाहिए था, लेकिन वो इतने सदमे में थी कि हिल भी नहीं पाई। अनाया कहना चाहती थी कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कह पाई। वो अपनी ही बेवकूफ़ी पर इस वक्त इतनी ज़्यादा शर्मिंदा थी कि उसका दिल कर रहा था वह 2-4 दिन के लिए मर ही जाए। बट अनफॉर्चुनेटली भगवान के पास 2-4 दिन का कोई मिनी ऑफर अवेलेबल नहीं था। एक बार गए तो काम खत्म ही समझो। वो फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन अब तो उसकी आंखें रोने को भी तैयार नहीं थीं। उसने अपने आंसू पोंछे और वर्चस्व के पैंट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, ठीक है, मैं इसे उतारने में आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये बहुत गंदा हो गया है। एपिसोड 12। अनाया ने अपने आंसू पोंछे और वर्चस्व के पैंट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, ठीक है, मैं इसे उतारने में आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये बहुत गंदा हो गया है। वर्चस्व उसे रोकते हुए बोला, नहीं रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। क्योंकि अभी अभी अनजाने में ही सही, लेकिन अनाया ने खुद के कपड़े उतारने की कोशिश करने वाली जो हरकत की थी, उसने वर्चस्व की बॉडी के हार्मोनल सिस्टम में तहलका मचा दिया था। अनाया बोली, इट्स ओके, मैं करती हूँ आपकी हेल्प। और उसने फिर से वर्चस्व की पैंट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वर्चस्व उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके पास एक कदम आगे बढ़ गई। वर्चस्व के रोकने पर भी अनाया उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, और इसी रोकने और मना करने के दौरान अनाया का हाथ वर्चस्व की बॉडी को छू गया। वर्चस्व की बॉडी में कट दौड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी किसी भट्टी में तपने लगी हो। उसने अनाया को घूर कर देखा और चिल्लाते हुए बोला, मेरे साथ कोई भी ट्रिक प्ले करने की कोशिश भी मत करना, समझी? अनाया को फील हो गया था कि वर्चस्व उसके छूने से अनकंफर्टेबल हो रहा है। वो बोली, मैं कोई ट्रिक प्ले नहीं कर रही, मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही हूँ। इसलिए तो आप लाए थे न मुझे अपने कमरे में। वर्चस्व ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर खुद से दूर धकेल दिया। इससे पहले अनाया पलटकर उसे देख भी पाती, वह बाथरूम में घुसा और उसने जोर से पटककर दरवाजा बंद कर लिया। अनाया बुरी तरह झल्लाते हुए बोली, इस बदमाश आदमी के कपड़े उतारने में हेल्प करने से अच्छा तो यही होता कि मैं सच में अपने हाथों से अपने ही कपड़े उतार लेती। कहते हुए वो भागकर अपने कमरे में चली गई। वर्चस्व ने फौरन अपने कपड़े उतारे और शॉवर ऑन कर लिया। उसकी बॉडी से हीट निकल रही थी। उसने वॉशरूम के फ्रोस्टिंग ग्लास से अपने दोनों हाथ टिकाए और लगभग आधे घंटे तक शॉवर के नीचे खड़ा रहा। उस रात नाइट क्लब में जब अनाया उसकी गोद में बैठ गई थी तब, और अभी जब अनाया ने गलती से उसकी बॉडी को टच कर लिया था तब, लगातार 2 बार अनाया के करीब होने से उसने अपनी बॉडी में सेम टाइप के सेंसेशन फील किए थे। अनाया ने उसके दिल, दिमाग और बॉडी में खलबली मचा दी थी। उसने जो फील किया उसके लिए वह खुद को जी भर के कोसना चाहता था। अनाया के लिप्स का सॉफ्ट टच अपने लिप पर फील करके उसने फ्रस्ट्रेशन में शावर के पानी के साथ अपने लिप्स को जोर से रगड़ लिया। उसने एक से एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव लड़कियां देखी थीं, फिर भले ही वो उसके सामने बिना कपड़ों के ही क्यों न आ जाए, उसे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनाया को रेसिस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था।
उसने मन ही मन अनाया को जी भर के कोसा। उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। अनाया भी पिछले कई घंटों से बिस्तर पर पड़ी पड़ी जोर जोर से फूट फूट कर रो रही थी। आज उसने वर्चस्व के सामने खुद के हाथों से अपने कपड़े उतारने की जो हरकत की थी, उसके लिए वो खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो यही सोच सोच कर परेशान हुई जा रही थी कि वो इस दुष्ट इंसान से डरकर यह सब भी कर सकती है। उसने अपनी जिंदगी के 21 साल बिताए थे, लेकिन उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके लिए उसे खुद को जस्टिफाई करना पड़े। लेकिन यहाँ आकर कुछ ही दिनों में वो लाइट की स्पीड से वर्चस्व को नाराज करती चली आई थी। दिन भर वर्चस्व बहुत बुरे मूड में था। दिन के टाइम पर पैलेस का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा टेंशन से भरा था। वर्चस्व इस वक्त डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आईब्रो गुस्से से सिकुड़ रही थी। उसकी आंखें अब भी हल्की हल्की लाल हो रही थी। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ साफ नजर आ रहा था। डिनर के इंतजार में वो अपनी उंगलियों को डाइनिंग टेबल पर किसी ड्रम की तरह बजा रहा था। उसकी उंगलियों और टेबल के कॉम्बिनेशन से निकलने वाला म्यूजिक किसी हॉरर मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह लग रहा था। एक के बाद एक सर्वेंट अपने हाथों में सर्विंग बाउल लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आने लगे। कुछ ही देर में इंडियन और कॉन्टिनेंटल डिशेज से पूरा यूरोपीय विंटेज स्टाइल का डाइनिंग टेबल भर गया। वर्चस्व ने एक नज़र डाइनिंग टेबल पर डाली और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या मेरे पैलेस की किचन में सिर्फ इस तरह की चीजें ही बनाई जाती हैं? इस वक्त उस टेबल पर दुनिया के हर कंट्री की डिशेज मौजूद थी, जिनको बनाने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड के एयर रूट से इंग्रेडिएंट्स मंगाए जाते थे। डाइनिंग टेबल के बगल में 3 शेफ बुरी तरह डरे हुए खड़े थे। उनकी बॉडी बुरी तरह डर के मारे वाइब्रेट हो रही थी। ये तीनों मास्टर शेफ वर्ल्ड के टॉप 3 होटल से हायर किए गए थे, और उन्होंने जो डिशेज बनाई थीं, उन्हें इस तरह की चीज कहकर इंडिकेट किया जा रहा था। अनाया बगल में बैठी वर्चस्व की हरकतों को चुपचाप नोटिस कर रही थी। माहौल इतना ज्यादा टेंशन वाला हो चुका था कि लोगों की सांस लेने की भी आवाज आ रही थी। वर्चस्व के बगल में बैठना ही अनाया को शोक सभा में बैठने वाली फीलिंग दे रहा था। सर्वेंट, वर्चस्व ने जोर से पुकारा। जिसने भी उसकी आवाज सुनी वो दौड़कर डाइनिंग टेबल के चारों तरफ खड़े हो गए। अनाया मन ही मन सोच रही थी, इस इंसान को खुश करना और इसको सर्विस देना कितना मुश्किल काम है। उसने टेबल पर रखी सारी डिशेज को हटाने का ऑर्डर दे दिया। वर्चस्व खाना तो दूर, जिन डिशेज को देखने तक की जहमत नहीं उठा रहा था। एक्चुअली उन्हीं डिशेज ने उसका साल भर एनोरेक्सिया के दौरान पेट भरा था। वर्चस्व कुछ देर गुस्से में बैठा रहा, फिर अनाया की तरफ देखकर बोला, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। उसकी बात सुनकर अनाया को ऐसा झटका लगा कि वह अपनी चेयर से गिरते गिरते बची। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने डाइनिंग टेबल पर एक नज़र डाली तो इंडियन और कॉन्टिनेंटल डिशेज से पूरा टेबल भरा हुआ था, और यह इंसान मुझसे कह रहा है कि जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, आप क्या खाना चाहते हैं? वर्चस्व उसका सवाल सुनकर कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर बोला, कुछ भी बना दो। उसका जवाब सुनकर अनाया का दिल कर रहा था वह अभी जाए और किसी बड़ी सी चट्टान पर अपना सिर मार कर ले। मतलब सीरियसली, पूरा टेबल डिशेज से भरा हुआ है और अब मैं इस इंसान के लिए और खाना बनाऊं, और डिश का नाम है कुछ भी। उसे नफरत है इस तरह के लोगों से जो सवालों के जवाब में इस तरह के ब्लाइंड आंसर देते हैं, लाइक कुछ भी। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी कुछ भी, जैसी कोई डिश एक्सिस्ट नहीं करती दुनिया में। युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह। अनाया का गुस्से से ब्लड प्रेशर हाई होने लगा था। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और उठकर किचन की तरफ चली गई।
जब वर्चस्व ने वर्ल्ड के टॉप मास्टर शेफ की बनाई हुई डिश को खाना पसंद नहीं किया तो वह अनाया के बनाए हुए खाने को क्या ही पसंद करेगा। अनाया को याद आया जब उसने सूप बनाया था तो वर्चस्व ने उसे किस तरह से बुरा कहा था। अनाया ने फ्रिज खोलकर देखा, वहां ज्यादा कुछ नहीं था। शायद डिनर बनाने के लिए ज्यादातर चीजों को यूज कर लिया गया था। उसने फ्रिज में इधर उधर देखा, उसमें गाजर, मूली, टमाटर, कुछ पनीर के टुकड़े, हरी मिर्च, बस इसी तरह का सामान पड़ा हुआ था। अगले ही पल अनाया फटाफट काम पर लग गई। इस वक्त वर्चस्व इतना भूखा था कि भूख के मारे उसके पेट में दर्द होने लगा था। अनाया के बनाए हुए खाने की खुशबू वर्चस्व की भूख को और ज्यादा बढ़ा रही थी। अब तो उसके पेट की चूहों ने कूद कूद कर फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वह सुसाइड ही कर लेते हैं। जब उससे और कंट्रोल नहीं हुआ तो वो उठकर किचन की तरफ चला गया। उसने किचन में देखा, अनाया अपना सिर झुकाकर स्लैब के पास खड़ी थी। उसके लंबे बालों को उसने एक ब्लैक कलर के रबर बैंड से टाई करके अपने लेफ्ट शोल्डर पर डाल रखे थे। लाइट के रिफ्लेक्शन में उसके होंठों के आसपास पसीने की बूंदें झिलमिला रही थीं। उसकी गोरी गोरी पतली उंगलियां चाकू को पकड़े चॉपिंग बोर्ड पर बड़े ही परफेक्शन के साथ वेजिटेबल्स को कट कर रही थीं। उसने एप्रन को अपनी कमर के पीछे पतली डोरियों से बांध रखा था, जिससे उसकी कमर और भी ज्यादा पतली और खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने अनाया को देखकर मन ही मन सोचा, रॉय फैमिली की बेटी इतनी ज्यादा डिसेंट और हम्बल कैसे हो सकती है। युवराज, क्या आप बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाना पसंद करते हैं? अचानक अनाया की आवाज उसके कानों में पड़ी। वर्चस्व ने सोचा नहीं था कि अनाया को उसकी मौजूदगी का एहसास होगा। उसके इस तरह सवाल पूछने से वो थोड़ा झिझक गया। उसे लगा जैसे उसके यहाँ होने से अनाया सोचेगी कि वो उसकी जासूसी करने आया है। उसने अनाया की तरफ देखे बिना ही कहा, हाँ, मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है। अनाया ने मिर्च उठाकर वापस से बास्केट में डाल दी और बोली, आपका पेट खराब है, आज से आप स्पाइसी खाना नहीं खाएंगे। वर्चस्व ने घूरकर अनाया को देखा और मन ही मन सोचा, इसकी हिम्मत कैसा हुई मुझे समझाने की मैं कैसा खाना खाऊंगा और कैसा नहीं। अनाया खाना बनाने में इतनी ज्यादा कंसंट्रेट कर रही थी कि उसने वर्चस्व की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और उसने ये भी नहीं देखा कि किचन की गेट पर हरीश अंकल खड़े हैं। हरीश अंकल की बूढ़ी आंखें अनाया और वर्चस्व को देखकर मुस्कुरा रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये पहली बार था जब किसी ने वर्चस्व को किसी बात के लिए टोका और वो सुनकर रह गया। अनाया वर्चस्व को हरा पाएगी, हरीश अंकल को यकीन नहीं था। वो अनाया को खाना बनाते हुए देख रहे थे। वैसे भी किसी वाइस पर्सन ने कहा है, हस्बैंड के दिल का रास्ता पेट से होकर ही जाता है। पेट पर तो अनाया ने कब्जा कर ही लिया था। अब देखना ये था कि रास्ता दिल तक कब पहुंचता है। हरीश ने उन दोनों को ढेर सारी ब्लेसिंग दी। जब वर्चस्व की नज़र हरीश अंकल पर पड़ी और उसने उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो वर्चस्व थोड़ा झेप गया। इससे पहले किसी ने उसे किचन में इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखा था। शायद वो पहली बार किचन में आया था। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और किचन से बाहर निकल गया। अनाया के बनाए हुए खाने की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। सर्वेंट की हेल्प से अनाया ने डाइनिंग टेबल पर डिशेज रख दी। वर्चस्व को तो इतनी भूख लगी थी कि वो सर्विंग बाउल में ही कूद जाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसका इमोशन मैनेजमेंट बहुत गजब का था। उसके फेस को देखकर कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि उसके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। अनाया भी उसके साथ ही खाना खाने बैठ गई। सर्वेंट ने उन दोनों के लिए खाना सर्व किया। डिनर में अनाया ने पनीर के पराठे, बिरयानी और एप्पल की खीर बनाई थी। उसने वेजिटेबल सूप भी बनाया था जो वर्चस्व को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वर्चस्व ने बिरयानी का स्पून भरकर अपने मुंह में डाला तो उसका टेस्ट अमेजिंग था।
उसने पराठा भी खाया, लेकिन जब उसने एप्पल की खीर खाई तो वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया। इससे पहले उसने इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया था। वैसे तो वर्चस्व ने सोचकर रखा था कि वो खाने के बहाने सुबह वाली बात के लिए उस पर फिर से गुस्सा निकालेगा और उसका मजाक बनाएगा, लेकिन जब उसने खाना शुरू किया तो ये बात पता नहीं उसके दिमाग में कहाँ गुम हो गई थी। वर्चस्व ने कभी नहीं सोचा था कि वर्ल्ड क्लास शेफ की बनाई हुई इंटरकॉन्टिनेंटल डिशेस भी उसे इतना टेस्टी नहीं लगेगी जितना एक नॉर्मल सी लड़की के हाथ का बनाया हुआ खाना लगेगा। वर्चस्व को समझ में आ गया था कि मामला खाने का नहीं, खाना बनाने वाले का है। खाना खाते हुए वर्चस्व ने अनाया की तरफ देखे बिना ही कहा, आज से तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर तीनों बनाओगी। खाते हुए अनाया के हाथ रुक गए। वो वर्चस्व से कहना चाहती थी, अरे फिर तुम्हें टेंशन नहीं होगी कि मैं खाना बनाने के बहाने तुम्हें बहकाने की कोशिश करूंगी। उदाहरण, लेकिन कम से कम खाना बनाना अनाया के लिए कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। उसे अच्छा लगा कि वर्चस्व को उसका बनाया हुआ खाना पसंद आया। जब तक कि वर्चस्व खुद उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाता तब तक अनाया को उसके लिए कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन अनाया गार्डन से निकल रही थी कि उसने दो फीमेल सर्वेंट को आपस में बात करते हुए सुना। एक ने कहा, पता है इस नई मैडम की वैल्यू तो युवराज की नज़रों में हम लोगों से भी कम है। दूसरी बोली, कौन ये प्रिंसेस? पहली वाली फिर बोली, पता है इसका रिश्ता पहले युवराज की भतीजे के साथ था। ये युवराज की भतीजे की एक्स गर्लफ्रेंड है। सोचने वाले तो यही सोचेंगे ना, युवराज ने अपने भतीजे की छोड़ी हुई लड़की से शादी कर ली। पहली वाली लड़की बोली, शायद इसलिए ही वो इसे अपनी वाइफ नहीं मानते और अपने साथ अपने कमरे में भी नहीं रखते। दूसरी बोली, इसे युवराज ने कुकिंग के लिए रखा है। पहले वाली हंसते हुए बोली, मुझे तो लगता है युवराज ऐसे अपनी पर्सनल मेड की तरह देखते हैं। अनाया उन दोनों के पीछे ही आ रही थी। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थीं। अनाया उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे अपने सामने देखकर दोनों नौकरानियां बुरी तरह से डर गई थी। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। उन्होंने झुककर अनाया को ग्रीट किया और बोली, मैडम आप। अनाया बोली, मेरी वैल्यू इस पैलेस में आप लोगों से भी कम है। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि आप लोग मुझे मैडम कहें। दोनों नौकरानियां डर से बुरी तरह कांप रही थीं। उनकी सांस ही उनकी सीने में अटक गई थी। उन्होंने झुककर उसके पैरों में माफ़ी मांगी और हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ मैडम हमें माफ़ कर दीजिए। अनाया की वैल्यू कहीं भी कुछ भी रही हो, लेकिन फिर भी वो युवराज की वाइफ थी और इस पैलेस की मालकिन। अगर युवराज को पता चला कि किसी ने उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की है तो सारी दुनिया जानती है कि उसका क्या हाल होगा। युवराज ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई पैलेस के डेकोरम को स्पॉइल करने की कोशिश करे। उन दोनों ने अनाया के पैर पकड़ लिए, जिस पर अनाया बोली, जब आप किसी के बारे में कुछ गलत बोले तो ऐसी बातें करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ लीजिएगा जहां कम से कम जिसके बारे में बोल रही है वह ना सुन पाए। अनाया मुड़ी और वहां से चली गई। दोनों नौकरानियां अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थीं और उन्हें डर भी था कि कहीं अनाया ने उनकी शिकायत युवराज से कर दी तो कोई नहीं जानता उनका क्या हाल होगा। हरीश पैलेस की सेकंड फ्लोर से खड़ा होकर यह सारा नज़ारा देखकर मन ही मन बोला, हमारी नई मालकिन कभी किसी को दुख नहीं दे सकती। हरीश वर्चस्व की दादी सुचित्रा जी का खास था। यहाँ की बातें वो सुचित्रा जी तक पहुँचाता था। वर्चस्व की दादी ही थी जिन्होंने अनाया और वर्चस्व की शादी को पॉसिबल बनाया था, वरना वर्चस्व कभी शादी ही नहीं करता। एपिसोड 13। आकाश अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने से वह नज़ारा नहीं जा रहा था जब नाइट क्लब में सबके सामने किसी लड़की ने वर्चस्व को चूम लिया था। आकाश ने अपने कलीग रोहन को पिक्चर सेंड किया।
रोहन आरके ग्रुप में इट डिपार्टमेंट का हेड था। रोहन का भी यही कहना था कि युवराज के दिल में उस लड़की के लिए कोई ना कोई फीलिंग तो है। वैसे तो लड़कियों के मामले में वर्चस्व से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस लड़की की बात अलग थी। इसने युवराज के दिन में अपनी कोई ना कोई जगह तो बना ही ली थी, और आकाश लगातार उसी के बारे में सोच रहा था। आकाश ने अपने हाथों में एक फाइल उठाई और वर्चस्व के केबिन की तरफ चला गया। उसने केबिन का डोर नॉक किया और वर्चस्व के रिएक्ट करने से पहले ही डोर को पुश भी कर दिया। वर्चस्व ने उसे घूर कर देखा और आकाश ने वर्चस्व की तरफ स्माइल पास कर दी। वो अब भी केबिन के डोर का नॉब पकड़कर वहीं खड़ा था। वर्चस्व ने उसे अंदर आने को कहा तो वह जाकर सामने चेयर पर बैठ गया। इस वक्त वर्चस्व के हाथों में एक फाइल थी। वो आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज के यूरोपियन ब्रांच की रिपोर्ट देख रहा था। रिपोर्ट फ्रेंच लैंग्वेज में थी। वर्चस्व को हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन के साथ कई सारी लैंग्वेजेस आती थी। उसने एक नज़र आकाश को देखा और वापस अपनी फाइल को रीड करने लगा। उसके हाथ में एक हाइलाइटर था, जिसकी हेल्प से वह कुछ क्लोज हाइलाइट कर रहा था। कुछ देर बाद उसने अपने लैपटॉप पर अपना मेल बॉक्स ओपन करके एक ईमेल सेंड कर दिया। अभी तक आकाश उसे ये सब करते हुए देख रहा था। भाभी कैसी है और आपकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है? आकाश के बोलने पर वर्चस्व ने उसे घूर कर देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। आकाश जानता था कि वर्चस्व की शादी हो चुकी है, लेकिन जिस लड़की से उसकी शादी हुई है उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने रॉयल फैमिली की मैरिज फंक्शन की लाइव टेलीकास्ट में भी स्क्रीन को ऑफ कर दिया था। अगर उसे अपनी वाइफ में ज़रा भी इंटरेस्ट होता तो वर्चस्व उस रात नाइट क्लब में उस लड़की को कभी अपने करीब नहीं आने देता। जितना आकाश वर्चस्व को जानता था वो हर किसी लड़की में इंटरेस्ट लेने वाला इंसान बिल्कुल नहीं था। अगर वर्चस्व के दिल में उस लड़की के लिए कुछ नहीं होता तो वो उस लड़की के साथ इतना पोलाइट बिहेव बिल्कुल भी नहीं करता। इससे आकाश के सामने एक बात तो क्लियर हो गई थी कि वर्चस्व और उसकी वाइफ के बीच में उस तरह के रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है जैसे किसी भी दूसरे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। आकाश अपने सवाल के इंतजार में अब भी अपने फेस पर हल्की सी स्माइल के साथ वर्चस्व को ही देख रहा था। वर्चस्व बहुत हैंडसम था, बिजनेस में उसका सारी दुनिया में नाम था। उसके पास अनबीटेबल आईक्यू था और उसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। 12 साल की एज में उसने इंटर कॉलेज पास कर लिया था और सिर्फ 15 साल की एज में उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने स्पेशल एडमिशन दिया था। बचपन में ही उसकी एंगेजमेंट हो गई थी और आकाश ने तो यहाँ तक सुना था कि उसकी मंगेतर लोगों को वर्चस्व के नाम से डराया धमकाया करती थी। वो लोगों के सामने प्राउड से कहा करती थी कि वह युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह उसका फियांसे है। लेकिन 20 साल की उम्र में वर्चस्व का एक्सीडेंट हो गया था। उसे यूएसए के टॉप हॉस्पिटल में 1 महीने तक आईसीयू में रखा गया था। उसकी जान बहुत मुश्किल से बची थी। उसके बाद उसकी मंगेतर वर्चस्व के साथ अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी और उसके फैमिली वालों ने तो उसके मरने तक की झूठी खबर उड़ाई थी। जब उन लोगों की ये चाल कामयाब नहीं हुई तो सबने उसके बीमार होने की खबर उड़ा दी। इस एक्सीडेंट ने उसकी हेल्थ और लुक दोनों को ही डैमेज किया था और उसकी सोशल इमेज को तो पूरी तरह स्पॉइल कर दिया था। उस हादसे के बाद उसने भी लोगों से दूरी बना ली। उसने कभी किसी भी अफवाह को पब्लिकली आकर गलत साबित करने की कोशिश नहीं की। मुश्किल से 2-4 लोग होंगे जो वर्चस्व को पर्सनली जानते हैं। उस एक्सीडेंट को 5 साल गुजर गए थे और वर्चस्व अभी 25 साल का हो गया था, लेकिन अब भी वो अपने आसपास किसी को नहीं आने देता था। आकाश ने मन ही मन उस लड़की को हजारों बार कोसा जिसने एक्सीडेंट होते ही वर्चस्व से शादी करने में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था।
अच्छा ही है भाई, उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, वो है भी इसी लायक। आकाश मन ही मन सोच रहा था। वर्चस्व ने आकाश की तरफ इम्पेशेंट होकर देखा और बोला, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो, अगर तुम्हें कोई बात नहीं करनी तो तुम जा सकते हो। आकाश ने अपनी पॉकेट से मोबाइल फोन निकाला और उसमें एक पिक्चर ओपन करके वर्चस्व के सामने रख दिया। फिर फोन की तरफ इशारा करते हुए वर्चस्व से बोला, भाई आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? वर्चस्व जानता था कि आकाश लड़कियों को बहुत सीरियसली नहीं लेता, उसे बस लड़कियों से फ्लर्ट करने में इंटरेस्ट रहता है। उसने एक नज़र उसके मोबाइल फ़ोन के पिक्चर पर डाली, लेकिन फिर उसके बाद वो अपनी नज़रें मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से हटा नहीं पाया। उस पिक्चर में उसकी नज़रों को बांध लिया था। पिक्चर में लड़की स्टेज पर खड़ी थी। उसने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस की डिजाइन बहुत एलिगेंट नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसने उसे कैरी किया हुआ था उसका कॉन्फिडेंस उसे ड्रेस के डिजाइन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर रहा था। उसके फेशियल फीचर्स बहुत शार्प थे। उसका ऑरा किसी प्रिंसेस की तरह लग रहा था। उसका बॉडी पोस्चर और एटीट्यूड देखकर लग रहा था जैसे उसे आसपास की कोई भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्चस्व ने मन ही मन सोचा, घर पर कितनी डरी सहमी सी रहती है, और बाहर तो एटीट्यूड ही एकदम अलग। भाई आपने इस लड़की को पहचाना? आकाश जानता था कि वर्चस्व से अनाया को पहचान लिया है, और उसे इस बात का भी यकीन हो गया था कि वर्चस्व उसे पसंद भी करता है। आकाश ने वर्चस्व को अनाया के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया। आकाश बोला, भाई इस लड़की का नाम अनाया रॉय है। इस साल 21 की हो गई है। इसकी हाइट 5.5 फीट है। आपके साथ इसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वर्चस्व ने उसे एक नज़र देखा तो आकाश हंसते हुए बोला, इसमें एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल बनने की सारी क्वालिटीज़ हैं। ये ग्लोरियस एंटरटेनमेंट कंपनी की कंट्रैक्टेड मॉडल थी, और ग्लोरियस एंटरटेनमेंट की तरफ से ही उस रात नाइट शो में आई थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही अनाया रॉय ने ग्लोरियस एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वर्चस्व अनाया की पिक्चर को देखते हुए ही आकाश की सारी बातें सुन रहा था। आकाश ने अनाया की तारीफ करते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए मिस रॉय ने ग्लोरियस एंटरटेनमेंट को ₹1 भी नहीं दिया। उन्होंने मैनेजर के वीक पॉइंट को ऑब्जर्व किया और उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर मजबूर कर दिया। वर्चस्व ने मन ही मन सोचा, अगर आकाश ने इसी तरीके से अनाया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कंटिन्यू रखा तो बहुत जल्दी उसे पता चल जाएगा कि अनाया कोई और नहीं बल्कि उसकी भाभी है और मेरे यानी वर्चस्व की वाइफ है। आकाश एक्साइटेड होकर बोला, भाई आपको मिस रॉय कैसी लगती हैं? वर्चस्व ने एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ आकाश की तरफ देखकर कहा, आकाश तुम बिजनेस छोड़कर मैच मेकर क्यों नहीं बन जाते? उसकी बात सुनकर आकाश हंसते हुए बोला, ओह नो ब्रो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बीइंग मैचमेकर। मैं तो बस अपने भाई के ब्रह्मचार्य व्रत को तुड़वाना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आकाश ने सोच लिया था वो अनाया को अपनी कंपनी में एज ए मॉडल साइन करेगा। आकाश ने हंसते हुए प्राउडली खुद की ही पीठ थपथपाते हुए कहा, मेरे जैसा भाई किस्मत वालों को ही मिलता है। उसी टाइम वर्चस्व का मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उसमें एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ। मैसेज उसकी दादी का था, मेरे प्यारे बच्चे वीर खूब सारा प्यार। परसों एक फैमिली गेट टुगेदर रखा है, मेरी बहू को साथ लेकर ओल्ड रेजिडेंट पहुंच जाना। वर्चस्व की दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और उनका अमेरिका में ट्रीटमेंट चल रहा था। आकाश भी वहां से उठकर चला गया। आकाश के जाते ही वर्चस्व ने उसकी बात को अपने माइंड में रिमाइंड किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनाया बिना कोई पैसा दिए ग्लोरियस एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन उसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी।
कि अनाया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए इस तरह का कोई तरीका भी अपना सकती है। वर्चस्व इस वक्त अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था। अनाया ने उसे देखा तो उसके पास ही चली आई और उसके सामने खड़े होते हुए बोली, रॉयल फैमिली का गेट टुगेदर है। हरीश अंकल ने कहा है कि मैं वहां अकेली जा रही हूँ। क्या ये सच है? वर्चस्व ने उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा लेकिन बोला कुछ नहीं और एक सिगरेट निकालकर उसे सुलगाने लगा। अनाया का उस फैमिली के गेट टुगेदर में जाने का जरा सा भी मन नहीं था। उसने मैरिज सेरेमनी के वक्त वर्चस्व की फैमिली का खुद के प्रति जो बिहेवियर देखा था, उसके बाद उसे एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई थी कि वो लोग उसे पसंद नहीं करते और वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक ही बनने वाला है। वर्चस्व की खामोशी अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक बार फिर वर्चस्व से कहा, युवराज, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं उस फैमिली गेट टुगेदर में अकेले जा रही हूँ? वर्चस्व के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसने अपनी सिगरेट का एक कस लगाया और धुएं को हवा में उड़ाते हुए अनाया की तरफ देखकर बोला, मैं वहां जाने के लिए बहुत बीमार और कमजोर हूँ। उसकी बात सुनकर अनाया के तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से में गहरी सांस ली और बोली, बीमार और आप? इसके आगे के शब्दों को उसने अपने गले से नीचे उतार लिया और मन ही मन बोली, तुम बीमार और कमजोर नहीं, निहायत बदमाश, झूठे, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज इंसान हो। वो फिर बुरी तरह झल्लाए और वर्चस्व की तरफ देखकर मन ही मन उसे कोसते हुए बोली, इंसान? ऑफ कोर्स नोट, मॉन्स्टर हो तुम, मॉन्स्टर। अनाया अपने पैर पटकते हुए रेडी होने चली गई। वर्चस्व ने अपनी मेड बरखा को अनाया के साथ जाने के लिए कहा। वर्चस्व की फैमिली देश की नंबर 1 फैमिली और इंटरनेशनली बहुत फेमस थी। लास्ट सेंचुरी से ही रॉयल फैमिली का इन्फ्लुएंस दुनिया भर में था। रॉयल फैमिली का ओल्ड रेसिडेंस बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। वहाँ छोटे छोटे पैलेस का पूरा ग्रुप था जो एक दूसरे से कुछ कुछ दूरी पर थे। उन्हें देखकर लगता था कि पुराने टाइम पर यह सभी पैलेस अलग अलग लोगों के रहने के लिए होते होंगे। पैलेस का आर्किटेक्ट वही था लेकिन उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अच्छी तरह कंबाइंड किया गया था। जैसे जैसे उनकी कार पैलेस के अंदर की तरफ बढ़ती जा रही थी, अनाया के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थीं। मैडम, हम लोग पहुंच गए। बरखा की आवाज कानों में पड़ते ही अनाया जैसे अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसका बाहर जमीन पर कदम रखने का भी मन नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था। मैन पैलेस के दरवाजा खुला हुआ था और उसके सामने गार्ड खड़े थे। उन्होंने सिर झुकाकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अनाया का वेलकम किया। अंदर की आवाजें बाहर तक आ रही थीं। सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। अनाया और बरखा जैसे ही अंदर पहुंचे सब लोगों की नजरें अनाया पर ही ठहर गईं। अनाया बहुत सुंदर लग रही थी। वो मॉडल थी। उसे फैशन का अच्छा नॉलेज था। वो जो कुछ भी पहनती थी उसे बड़े ही ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती थी। उसने बेबी पिंक कलर की साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और डायमंड ज्वेलरी कैरी की हुई थी। उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ रखा था। आँखों पर लाइट मेकअप और लिप्स पर डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक उसके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। अंदर लगभग दर्जन भर लोग होंगे। सभी ने बहुत लग्जरियस ड्रेस पहने हुए थे। कुछ देर तक सब लोगों ने अनाया को देखा और वेट किया कि कोई और यानी वर्चस्व उसके साथ है या नहीं। जब सब लोगों को यकीन हो गया कि वो अकेले आई है, तो जैसे सबको उसकी इंसल्ट करने का फ्री पास मिल गया था। सबकी घूरती हुई नजरें अनाया को बहुत ज्यादा चुभ रही थी। यहाँ भी सब वैसा ही था जैसा शादी के वक्त था। हर कोई अनाया के सामने ये जताने की कोशिश कर रहा था कि उन लोगों के सामने उसकी वैल्यू कितनी कम है। अनाया ने एक नज़र चारों तरफ डाली और उसकी आई ब्रो सिकुड़ गईं जब उसने वैभव और नताशा को यहाँ देखा।
ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सोच ही रही थी कि बरखा ने उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया। बरखा अनाया से बोली, मैडम ये महाराजा अनंत प्रताप सिंह हैं, युवराज वर्चस्व के पिता। अनाया ने फौरन झुककर उनके पैर छू लिए। बरखा आगे बोली, ये छोटे राजकुमार राजीव प्रताप हैं और वो छोटी राजकुमारी हैं आरती देवी। ये दोनों युवराज के सौतेले भाई बहन हैं और वो आरती जी के बेटे वैभव हैं और वो उनकी मंगेतर नताशा हैं। वर्चस्व के फैमिली रिलेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, फिर भी अनाया ने समझने की कोशिश की और सबको ग्रीट किया। बरखा फिर बोली, युवराज के एक छोटे भाई भी हैं, शौर्य प्रताप, जो अभी यहाँ नहीं हैं। उसने अपने माइंड को एडजस्ट किया और ऐसे शो किया जैसे वो वैभव और नताशा को जानती ही नहीं है। वर्चस्व के पिता ने अनाया से पूछा, क्या युवराज नहीं आए? अनाया ने बड़े ही पोलाइट होकर सिर झुकाकर जवाब दिया, युवराज की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वह नहीं आ सके। वो थोड़े गुस्से से बोले, यह एक बहाना है जो उसने कई साल पहले सोच लिया था। वैभव की मां आरती देवी अनाया के पास आई और उसके लंबे बालों को छूते हुए बोली, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं। उनकी उम्र लगभग 45 के आसपास रही होगी, लेकिन वह देखने में बहुत यंग नजर आ रही थी। उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ था। उनके फेस पर एजंग शाइन बिल्कुल भी नहीं थे और उनका फेस बहुत हद तक वैभव से मिलता जुलता ही था। कोई भी देखकर पहचान सकता था कि वैभव उनका ही बेटा है। अनाया कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। एपिसोड 14। अनाया कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। अनाया ने पलटकर देखा तो नताशा का हाथ उसके हाथों में था। अनाया, तुम अपनी बड़ी बहन से बात क्यों नहीं कर रही? अनाया ने एक नज़र नताशा पर डाली और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने नताशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक्चुअली जब अनाया पार्टी हॉल में आई थी तब अचानक ने नताशा की नज़र वैभव पर पड़ी तो वो चोर नज़रों से बार बार अनाया की तरफ ही देख रहा था। नताशा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके फेस के एक्सप्रेशन बिगड़ने लगे थे। वैभव की मां ने स्माइल करते हुए कहा, अरे बताओ ना, क्यों बात नहीं कर रही तुम अपनी बहन से? वैभव की मां नताशा को बहुत पसंद करती थी। उन्हें नताशा अपने बेटे का परफेक्ट मैच नजर आती थी। इससे पहले अनाया कुछ भी कह पाती नताशा बीच में ही बोली, वो आंटी, एक्चुअली मैं और नताशा हम दोनों एक दूसरे की सौतेली बहनें हैं। इतना कहने के बाद नताशा ने अपना सिर झुका लिया। वो कुछ देर रुककर बोली, वो क्या है ना आंटी, अनाया वैभव को पसंद करती थी और अब वो मेरे और वैभव के रिश्ते से खुश नहीं है। वैभव की मां ने अनाया के मॉम डैड के बारे में जानने की कोशिश की तो नताशा ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि अनाया की मां उसके पापा की प्रेमिका थी। ये सब सुनकर आरती देवी का गुस्से से खून खौलने लगा। वो अनाया को देखते हुए भड़ककर बोली, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई इस तरह की पहचान रखने के बाद मेरे बेटे पर दौरे डालने की? शुक्र है भगवान का मेरा बेटा इस लड़की के बहकावे में नहीं आया, क्योंकि मैं इस नाजायज लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती। उन्होंने नताशा की तरफ देखा और उसकी आंखों ही आंखों में ब्लाएं ले लीं। नताशा को रॉयल फैमिली और सभी हाई प्रोफाइल लोग वैभव की होने वाली वाइफ के रूप में जानने लगे थे। नताशा अभी भी लगातार अनाया का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे अनाया से बहुत ज्यादा सिम्पथी हो। अनाया से अब ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो 2 कदम नताशा की तरफ आगे बढ़ी और उसने नताशा की आंखों में देखते हुए पूछा, अगर मैं रॉय फैमिली की नाजायज बेटी हूं तो फिर युवराज की एंगेजमेंट किसके साथ हुई थी? अनाया का सवाल सुनकर नताशा के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनाया कभी उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत भी करेगी और उसे इस तरह सबके सामने विटनेस बॉक्स में खड़ा कर देगी।
अनाया ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो नताशा की बेइज्जती करेगी, लेकिन जब नताशा उसे कंटिन्यू सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी तो फिर उसे भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए। वर्चस्व की एंगेजमेंट बचपन में ही रॉय फैमिली की बेटी से हो गई थी। यदि लॉजिकली देखा जाए तो वर्चस्व की एंगेजमेंट नताशा के साथ हुई थी और यही सच भी था, क्योंकि रॉयल फैमिली के युवराज की एंगेजमेंट ऑफकोर्स रॉय फैमिली की बेटी से ही हो सकती थी, और अनाया की मां तो उसके पिता की असली पत्नी भी नहीं थी। अनाया की बात सुनकर सबकी नजरें नताशा पर जाकर ठहर गईं। सब लोगों को अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ देखकर नताशा ने अपनी दूसरी चाल चलते हुए कहा, अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, जिससे शादी हो गई उसके साथ खुश रहो। और एक बात याद रखना, वैभव तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, समझी तुम। नताशा की बात सुनकर आरती देवी ने नताशा की हाँ में हाँ मिलाई और बोली, तुम तो बहुत चीप लड़की हो, युवराज की पत्नी होते हुए भी मेरे बेटे पर अपनी नज़र रख रही हो। मेरे घर की बहू सिर्फ और सिर्फ नताशा बनेगी और कोई नहीं। ये कहते हुए उन्होंने प्यार से नताशा के सिर पर हाथ फेरा और उसके गालों को छू लिया। जब आरती देवी को पता चला कि अनाया उनके बेटे को पसंद करती है तो वो अनाया को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अनंत प्रताप सिंह ने अनाया को देखा और फिर अपने पोते वैभव को देखा, फिर नताशा से बोले, वर्चस्व के लिए इससे बेहतर लड़की हो ही नहीं सकती थी। वो है ही इसी लायक कि उसकी शादी एक नाजायज बेटी से हो। उनकी बात सुनकर नताशा के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अगर उनका बस चलता तो वह अभी इसी वक्त अनाया को उठाकर बाहर फेंक देते। अनाया बहुत उदास थी। सब लोग उसकी इंसल्ट कर रहे थे और लोगों का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैरिज सेरेमनी के टाइम था। सबकी मजाक उड़ाती हुई नजरें उसके दिल के आर पार हो रही थी। धीरज ने राजीव जी से कहा, लगता है युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह हमारे परिवार को पसंद नहीं करते, देखिए ना, फैमिली डिनर में भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी नई नवेली वाइफ को भेज दिया। धीरज प्रताप रिश्ते में वर्चस्व के भाई और वैभव की मां आरती उसकी बहन लगती थी और वैभव वर्चस्व का भतीजा था। धीरज प्रताप की अज लगभग 43 के आसपास की रही होगी। उन्होंने आंखों पर चश्मा पहना हुआ था और देखने में बड़े ही जेंटलमैन टाइप के लग रहे थे। वर्चस्व की मां अनंत प्रताप सिंह की बड़ी बेटी थी। अनंत प्रताप सिंह का फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा नहीं था। उनका रंग सांवला था और वो ज्यादा गुड लुकिंग भी नहीं थे। धीरज और आरती की बातें सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे वर्चस्व ने जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाने के लिए ये फैमिली डिनर अटेंड नहीं किया। चारों तरफ से सभी लोगों की हर बात में कमेंट सुन सुनकर अनाया यहाँ बहुत ज्यादा नर्वस और अनवांटेड फील कर रही थी। कुछ ही देर में उसे समझ में आ गया था कि वर्चस्व की फैमिली वर्चस्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पहले तो अनाया को लगा था यह शादी नताशा की वजह से उसके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रही थी, लेकिन यहाँ आकर उसे एहसास हुआ कि वर्चस्व की वजह से तो उसकी जिंदगी मुश्किल थी ही, लेकिन वर्चस्व की फैमिली और वैभव की फैमिली की वजह से भी यह शादी उसके लिए मुसीबत बनती जा रही थी। सब लोग डाइनिंग हॉल में आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। अनाया के बैठने का अरेंजमेंट सबसे बुरी जगह पर किया गया था, डाइनिंग टेबल के बिल्कुल कोने में, और सब लोग उसकी चेयर से दो दो चेयर स्किप करके अलग बैठे थे। वहीं वो एक कोने में बिल्कुल अकेली बैठी थी। उसे हर बात में यह फील कराया जा रहा था कि इस फैमिली में उसकी और उसके पति की कोई भी इज्जत नहीं है और ना ही इन लोगों को उनकी कोई ज़रूरत है। थोड़ी देर में पूरा डाइनिंग टेबल डिफरेंट डिशेज से भर गया। सब लोगों ने खाना सर्व किया और डिनर स्टार्ट कर दिया। नताशा ने एक टेबलस्पून भरकर खाना वैभव की प्लेट में डाला और बहुत ही प्यार से बोली, तुमने तो अपनी प्लेट में कुछ सर्व ही नहीं किया।
नताशा को वैभव पर इस तरह हक जताते देख आरती देवी ने अनंत प्रताप सिंह की तरफ देखा और बोली, कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ साथ में। डाइनिंग टेबल पर बैठे सब लोगों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मेड फॉर ईच अदर। वैभव की मां का चेहरा खुशी से दमकने लगा। उन्होंने अनाया की तरफ देखकर कहा, मैं किसी ऐसी वैसी लड़की से अपने बेटे की शादी कभी नहीं करती, उससे तो बिल्कुल भी नहीं जो अपने खानदान की नाजायज बेटी हो। उन्होंने अपने पर्स से नोटों की एक गड्डी निकाला। नताशा और वैभव की नज़र उतारकर पीछे खड़ी नौकरानी के हाथ में थमा दी। सब लोगों ने एक बार फिर वहां बैठी अनाया को नीचा दिखाया। अनाया को समझ में आ रहा था कि सारी रॉयल फैमिली नताशा और वैभव की शादी के फेवर में थे। अनाया की आंखों के सामने वर्चस्व का चेहरा घूमने लगा। हमेशा ही गुस्से और एरोगेंस में रहने वाला इंसान जो कभी किसी को अपने आगे कुछ भी नहीं समझता, वो कैसे लोगों से, कैसे परिवार से घिरा हुआ है, जहां उसे कोई भी पसंद नहीं करता। कहने को तो सब अपने हैं, लेकिन यहाँ अपनेपन का नामो निशान तक नहीं है। उसे वर्चस्व के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अनाया ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया था कि बरखा उसे रॉयल फैमिली के प्रेसिडेंट को छोड़कर चुपचाप वहां से चली गई थी। ओल्ड रॉयल रेजिडेंट के बाहर एक ब्लैक कलर की मैकबे कार खड़ी थी। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अंदर किसी को भी उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। बरखा जैसे ही उस कार के करीब पहुंची, कार के शीशे नीचे उतरे और उसमें बैठे पसंद ने बरखा से पूछा, क्या हुआ वहां और वो कैसी है। बरखा ने युवराज को ग्रीट किया और बोली, अनाया मैडम खुश नहीं है, लेकिन उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया और वो सबको यही दिखा रही हैं जैसे वो बिल्कुल ठीक हैं। वर्चस्व ने मन ही मन सोचा, ये लड़की मेरे सामने कितनी भोली बनती है, हर बात पर रोने को तैयार रहती है हमेशा। ये सोचते हुए उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसकी आंखों के सामने अनाया का चेहरा घूमने लगा। वर्चस्व हमेशा की तरह बहुत शांत था। उसके एक हाथ में सुलगती हुई सिगरेट थी, जिसके बीच बीच में वो सिगरेट का कस लगा रहा था, और उसके दूसरे हाथ में चांदी का मास्क था। बरखा फिर बोली, युवराज एक बात और है, जिस लड़की से आपकी सगाई हुई थी वह लड़की हमारी अनाया मैडम नहीं थी। बरखा की बात सुनकर वर्चस्व की आईब्रो सिकुड़ गईं। जब बरखा ने देखा कि वो उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड है तो उसने अपनी बात जारी रखते हुए फिर कहा, युवराज, रॉय फैमिली की 2 बेटियां हैं और उनमें से रॉय फैमिली की बड़ी बेटी जिसका नाम नताशा है, उसके साथ आपकी एंगेजमेंट हुई थी। नताशा ने आपसे शादी करने की जगह अनाया मैडम को शादी करने के लिए मजबूर किया और अब वो वैभव सर को डेट कर रही हैं। अनाया मैडम की मां उनके पिता की लीगल वाइफ नहीं थी। बरखा की बात सुनकर वर्चस्व ने अपना निचला होंठ अपने दांतों से दबा लिया, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। फिर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने बरखा से कहा, वहां जाकर हर चीज पर नजर रखो। वर्चस्व ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। उसके हर मूवमेंट में गजब का एटीट्यूड था। जैसे ही वह रॉयल फैमिली के ओल्ड रेजिडेंट में पहुंचा, उसने अपना चांदी का मास्क अपने फेस पर लगा लिया। किसी भी गार्ड ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। वहां के गार्ड्स पहले ही वर्चस्व ने चेंज करके अपने भरोसेमंद लोगों को लगा दिया था। अनाया ने थोड़ा बहुत खाया, वैसे भी उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था। डाइनिंग टेबल पर नताशा उसे अपनी बातों से ही जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी और वहां बैठे लोग उसकी हर बात का सपोर्ट कर रहे थे। डिनर के बाद सब लोगों ने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए थे और बातें करने लगे। सबके पास एक ही टॉपिक था, वर्चस्व और अनाया। वैभव की मां तो नताशा को छोड़ ही नहीं रही थी। अनाया वहां से उठकर खड़ी हो गई। वो घर वापस जाना चाहती थी। उसने बरखा को देखा, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अब उसकी ये सब फैमिली ड्रामे देखने की और हिम्मत नहीं रह गई थी।
थोड़े सुकून की तलाश में वो गार्डन की तरफ चली गई। अनाया गार्डन में जैसे ही अंदर पहुंची वैभव उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उस पर तंज कसते हुए बोला, क्या हुआ, लोगों की बातें तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? सब लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी बिहेव किया है तुम उसी के लायक हो। अनाया की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके खूबसूरत से चेहरे पर टेंशन नजर आने लगी। मिस्टर वैभव, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए। नताशा को आपकी फैमिली बहुत पसंद करती है और सारी रॉयल फैमिली आपके और नताशा के रिश्ते से बहुत खुश हैं। अगर किसी ने आपको यहाँ मेरे साथ देख लिया तो उन्हें यही लगेगा कि मैं नताशा के होने वाले हस्बैंड को चुराने की कोशिश कर रही हूँ। और हो सकता है मेरे जैसी लड़की के साथ आपके यहाँ होने से आपके परिवार की इज्जत सोसाइटी में कम हो जाए। अनाया ने वैभव की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वैभव बेचैन हो गया। वो उसके करीब आते हुए बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो अनाया? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अनाया वैभव का मजाक उड़ाते हुए बोली, प्यार? प्यार का मतलब भी समझते हो तुम? जब तुम मेरी बहन के साथ बेड शेयर कर रहे थे उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं रहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वैभव ने उसे समझाते हुए कहा, अनाया मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गया था, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी जिंदगी में कभी प्यार और अपनापन नहीं देखा था। सबने उसे बचपन से ही नफरत भरी नजरों से देखा और वो हर किसी की लाइफ में अनवांटेड ही रही। उसे वैभव के साथ अपने रिश्ते से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन यहाँ भी उसकी आंखों को सिर्फ आंसू ही नसीब हुए। वो रोते हुए बोली, तुम्हें पता है वैभव, तुम्हारी उस एक बार की गलती ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चलो मैं मान लेती हूँ कि तुमसे एक बार गलती हो गई, लेकिन और उसके बाद हर बार जब तुम मेरे सामने नताशा को किस करते थे, उसकी बाहों में बाहें डालकर उसके करीब होते थे, तब तुमने कभी सोचा था कि मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी? अनाया कुछ देर चुप रही और फिर बोली, तुम्हारी उस एक रात की गलती की वजह से मुझे वर्चस्व से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसकी बात सुनकर वैभव हैरान रह गया। वो अनाया की आंखों में देखते हुए बोला, मजबूर होना पड़ा से क्या मतलब है? क्या तुमने वर्चस्व से अपनी मर्जी से शादी नहीं की? अनाया बोली, नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ नताशा की जगह उससे शादी की। उसकी एंगेजमेंट नताशा से हुई थी। वैभव अनाया की तरफ बढ़ते हुए बोला, अगर तुम उस वर्चस्व से शादी नहीं करना चाहती थी तो तुम मेरे पास वापस आ जाओ। अनाया, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए उसने अनाया का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अनाया ने उसे खुद को छूने नहीं दिया और उससे 2 कदम पीछे हो गई। अनाया ने मन ही मन सोचा, वैभव कितना घटिया इंसान है। उसकी बहन के साथ बेड शेयर करने के बाद कह रहा था कि वो नताशा से शादी करेगा, और जब उसे पता चला कि मैंने मजबूरियों में शादी की तो मेरे साथ होना चाहता है। उसने नफरत भरी नजरों से वैभव को देखा और बोली, जब तुम नताशा से शादी करोगे तो वो तुम्हारी वाइफ होगी। तुम मुझे अपनी जिंदगी में क्या बनाकर रखना चाहते हो, क्या मैं जान सकती हूँ? वैभव बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनाया। अनाया बोली, अब बहुत देर हो गई है वैभव, मुझसे दूर रहो, समझे? ये कहते हुए अनाया वहां से जाने को मुड़ी। तुम उस वर्चस्व के साथ कभी खुश नहीं रहोगी। वो बीमार, कमजोर, बदसूरत इंसान है। उसे रॉयल फैमिली में कोई भी पसंद नहीं करता और उसके साथ होने भर से तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा। इससे अच्छा तो यह है कि तुम मेरे साथ वापस आ जाओ। वैभव पीछे से बोला। एपिसोड 15। अनाया ने पलटकर देखा और गुस्से से बोली, अगर वो बदसूरत है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बीमार है, कमजोर है तो मैं उसकी केयर करूंगी। और रॉयल फैमिली ही क्या, अगर उसे दुनिया में भी कोई पसंद नहीं करता तो न करे।
मैं पसंद करती हूँ उसे और करती रहूंगी। अनाया की बात सुनकर वैभव का गुस्से से खून खौलने लगा। उसने अनाया को घूरते हुए कहा, वो सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहने वाली जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उस पर तुम सिर्फ तरस खा सकती हो। वो कभी तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, वो तो बिस्तर से उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी खुशियों की फिक्र है अनाया। वैभव की बात सुनकर अनाया हैरानी से बोली, मेरी फिक्र करना छोड़ दो। तुमसे किसने कहा कि वो उठ भी नहीं सकता? पता नहीं लोग उसके बारे में ऐसा क्यों। इससे पहले उसकी बात पूरी हो पाती वैभव उस पर तंज कसते हुए बोला, वो कभी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। वो कभी तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। तुम मेरा मुंह खुलवाना चाहती थी तो फिर साफ साफ सुनो। वैभव की बात सुनकर अनाया की गुस्से से मुट्ठियां कस गईं। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो वैभव। अनाया को अफसोस हो रहा था। उसने कभी वैभव से प्यार किया था। वर्चस्व कितना ही बुरा क्यों न हो, कम से कम वैभव से तो अच्छा ही था। वैभव ने अब भी हार नहीं मानी थी। वो अनाया की आंखों में देखते हुए फिर बोला, अच्छा तो बताओ किसी रात छुआ उसने तुम्हें? नहीं न, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। अनाया का गुस्से से खौलता हुआ खून उफान तक पहुंच चुका था। वो चीखते हुए बोली, हर रात बहुत प्यार करता है वो मुझे, मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। वर्चस्व के बारे में उल्टा सीधा सोचना बंद करो अब और जाकर किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को अपना दिमाग दिखाओ। अनाया की बात सुनकर वैभव इतना गुस्से में आ गया था कि उसकी सांस ही रुकने लगी थी। मैं जानता हूँ अनाया, उसने तुम्हें छुआ भी नहीं है। तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कह रही हो ना? बोलते हुए वैभव की सांसें उखड़ रही थीं। उसने अनाया की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में गुस्सा और अनाया के करीब होने की चाहत साफ नजर आ रही थी। अनाया के कदम अपने आप पीछे हट गए। अनाया ने अपना एक और कदम पीछे हटाया और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे अपने करीब खींच लिया हो। उसकी पीठ किसी के सीने से लगी हुई थी। स्ट्रांग मस्कुलर बॉडी और बाहों का घेरा अनाया को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा था। वही जानी पहचानी सी स्ट्रांग एल्कोहलिक परफ्यूम की खुशबू और उसमें मिली थोड़ी थोड़ी सिगरेट की स्मेल। उसका मजबूत हाथ अनाया की कमर पर था। उसकी सांसें अनाया अपने सिर और बालों पर महसूस कर सकती थी। स्वीट हार्ट, क्या मैं तुम्हें सिर्फ रात में प्यार करता हूँ, दिन में नहीं। उसकी आवाज बहुत धीमी और शांत थी। उस आवाज को सुनकर अनाया की पूरी बॉडी में एक सनसनी सी दौड़ गई। अनाया पलटी और उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने वह हैंडसम सा फेस नहीं था जो अनाया इमेजिन कर रही थी। उसकी जगह पर एक सिल्वर का मास्क था, जिसके पीछे से दो खामोश आंखें अनाया को एकटक देख रही थीं। जैसे वह बाहरी दुनिया के बारे में सोच रही हो कि यह मास्क देखकर लोग समझेंगे इसके पीछे का चेहरा कितना बदसूरत है। अनाया के होंठ हिले। आप तो नहीं आ रहे थे ना? भले ही किसी को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका हाईली इम्पैक्टफुल ऑरा एंड एटीट्यूड देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो वर्चस्व था। अनाया को उसके पीछे देखकर वैभव के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने बुरे थे जैसे किसी ने उसे बर्फीले ठंडे पानी से भिगो दिया हो। वर्चस्व ने अपनी इंडेक्स फिंगर से अनाया की चिन को होल्ड किया और उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर करते हुए बोला, बताओ क्या मैं तुम्हें दिन में प्यार नहीं करता? उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा डीप और इंटेंस हो गई थी। वर्चस्व का सवाल अनाया के खून में घुलकर उसकी नस नस में उतर गया था। उसका चेहरा एक सेकंड के अंदर शर्म से लाल हो गया। वर्चस्व के करीब होने से उसकी सांसें गहरी हो रही थीं। नहीं, मैं वो। हकलाते हुए उसने अपनी पलकें झुका ली। अनाया कुछ बोल नहीं पाई। अनाया ने सोचा भी नहीं था कि वर्चस्व उससे इस तरह के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछेगा। उसके गाल तपने लगे थे और वह अपने कहे हुए शब्दों पर शर्मिंदा थी।
वर्चस्व को भी उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ आते ही अनाया के मुंह से इतने खतरनाक एक्सप्लोसिव वर्ड्स सुनेगा। वर्चस्व अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अनाया को देख रहा था, उसकी आंखों में अलग सा तूफान था। वर्चस्व यहाँ। अचानक से वैभव के शब्द वर्चस्व के कानों में पड़े और उसने एक जलती नज़र वैभव के ऊपर डाली। वैभव को जैसे कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत अपने वर्ड्स को करेक्ट किया और बोला, अंकल आप यहाँ। वर्चस्व ने अपनी बाहें अनाया की बॉडी से लपेट रखी थीं। वो पूरी तरह से पोजीशन एंड प्रोटेक्शन के पोस्चर में अनाया के करीब खड़ा था। वैभव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिल में इस वक्त खलबली मची हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि अनाया और वर्चस्व के बीच सच में उस तरह का रिश्ता है। उनके बीच की केमिस्ट्री ही बता रही थी कि वो दोनों एक दूसरे में कितना इन्वॉल्व हैं। वैभव को बुरी तरह से चिढ़ हो रही थी। वर्चस्व ने वैभव को ऐसे देखा जैसे वो उसके लिए एग्जिस्ट ही न करता हो। वर्चस्व का कोल्ड एटीट्यूड अंदर ही अंदर वैभव को डरा रहा था। उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, अंकल मैं बस अनाया से बात कर रहा था। वर्चस्व ने अपनी नज़र और गहरी करके अपनी आंखें छोटी की और बोला, शी इज़ माई वाइफ, आंटी कहो उसे। वर्चस्व की बात सुनकर वैभव के फेस के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे। उसने एक नज़र अनाया पर डाली जो उसी को देख रही थी। वैभव ने बेमन से अनाया को आंटी कहने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकल पाया, माँ मैं बस आंटी से बात कर रहा था। वैभव के मुंह से निकला हुआ आंटी वर्ड अनाया के कानों में किसी तूफान की तरह गुजर गया। उसके मुंह से आंटी सुनना अनाया के लिए बहुत अलग एहसास था। जो इंसान थोड़ी देर पहले अनाया के साथ बदतमीजी कर रहा था, वही इंसान अब उसके सामने भीगी बिल्ली बनकर उससे इतने रिस्पेक्ट से पेश आ रहा है। तुम अब तक क्यों खड़े हो यहाँ? क्या तुम मेरे मुंह से भी सुनना चाहते हो कि हम दोनों के रिलेशन कैसे है? वर्चस्व ने वैभव की तरफ देखकर कहा। उसकी आंखों में इस कदर अंगारे दहक रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे अगर वैभव एक सेकंड और यहाँ रुका तो वो उसे जलाकर राख कर देगा। अनाया गुस्से में बोली, आपकी मंगेतर आपको ढूंढ रही है, मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। वैभव का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ पागल हो गए। वैभव वर्चस्व की तरफ देखते हुए बोला, अंकल आप आ गए हैं तो सब फैमिली मेंबर्स आपसे मिलना चाहते हैं। मैं चलता हूँ। उसने एक बार अनाया को देखा और उसने वर्चस्व को मन ही मन ढेरों गाली दी, फिर बड़े बड़े स्टेप्स लेते हुए वहां से चला गया। वैभव के जाते ही वर्चस्व का ऑरा और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से एटमॉस्फेयर को कमांड कर रहा था। अनाया कसम साते हुए वर्चस्व की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में थोड़ा और कस लिया। अनाया नर्वस होकर अपना लोअर लिप बाइट करने लगी। अचानक से वर्चस्व ने उसे धकेला और रॉक गार्डन की तरफ ले जाकर एक बड़ी सी चट्टान से टिका दिया। अनाया वर्चस्व और उस बड़ी सी चट्टान के बीच 1 इंच की दूरी में सिमट कर रह गई थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसका पूरा फेस शर्म से लाल हो रहा था। अनाया की नज़रें वर्चस्व के सीने पर टिकी थीं और वर्चस्व की नज़रें अनाया के चेहरे पर। वर्चस्व जानता था अनाया बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रही है। उसे अनाया का इस तरह शर्माना एक अजीब सी फीलिंग दे रहा था। इस वक्त वर्चस्व के पेट में सैकड़ों तितलियां उड़ रही थीं। वर्चस्व ने अपने दोनों हाथ अनाया के दोनों तरफ रॉक से टिकाए और बोला, तो तुम मुझे पसंद करती हो और मैं जैसा हूँ वैसे ही मेरी केयर करोगी। अनाया चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहती थी। उसने सोचा नहीं था कि उसका इस तरह जोश जोश में बोलना उस पर यूं भारी पड़ जाएगा। उसे एक पल के लिए भी नहीं लगा था कि उसके मुंह से निकलने वाले यह वर्ड्स कभी वर्चस्व के सामने भी आएंगे।
इस वक्त तो खुद को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। वर्चस्व को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसकी फेस पर हल्की स्माइल थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। लाइफ में पहली बार वर्चस्व को ऐसा फील हुआ जैसे उसे कोई प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो उसे कभी भी किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी खुद को किसी भी सिचुएशन में दूसरे लोगों के सामने वल्नरेबल शो नहीं किया। लेकिन आज जब अनाया ने वैभव के सामने उसका साइड लिया तो उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वह वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। अनाया के शब्द वर्चस्व के कानों में गूंज रहे थे, अगर उसे दुनिया में कोई पसंद नहीं करता तो ना करें। मैं उसे पसंद करती हूँ और करती रहूंगी। युवराज मैं बस यूं ही कुछ भी बोल रही थी। आप प्लीज उन सब बातों को सीरियसली मत लेना। अनाया कांपते होठों से मुश्किल से बोल पाई। अनाया बहुत डरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी वर्चस्व चीखते हुए कहेगा, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे पसंद करने का। मेरे बारे में सोचने से पहले तुम किसी ऊंची सी बिल्डिंग से कूदकर मर सकती हो। वर्चस्व के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से डाउन हो गए। उसने अनाया की चिन को पकड़कर अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों की पलकें लगातार झपक रही थीं। उसकी आंखों में वर्चस्व का डर साफ साफ दिख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। उसे इस तरह डरता हुआ देखकर कुछ ही सेकंड के अंदर वर्चस्व को घुटन महसूस होने लगी। वो उससे दूर हो गया और पलट कर जाने लगा। पीछे से अनाया ने आवाज लगाई, युवराज आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बिना पलटे ही कहा, आओ मेरे साथ। अनाया ने सोचा, ये इंसान जानबूझकर अपना चेहरा लोगों से क्यों छुपाता है, कितना हैंडसम तो लगता है। और वह भी वर्चस्व के पीछे पीछे चली गई। दोनों ओल्ड रेसिडेंस के मैन एरिया की तरफ जा रहे थे। पहले उस इंसान ने फैमिली डिनर को इग्नोर किया, लेकिन अब उसके पास एक ऐसी बीवी है जिससे वो दूर नहीं रह सकता। लेकिन हमें उसे और उसकी उस नाजायज वाइफ को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। उस घटिया इंसान का हमारी लाइफ में कोई काम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ शिवानी की कब्र को भी पारिवारिक कब्रिस्तान से निकाल कर फेंक देना चाहिए। अंदर पहुंचते ही वर्चस्व और अनाया के कानों में आरती के ये शब्द सुनाई पड़े। अनाया को याद आया कि राकेश अंकल ने बताया था कि वर्चस्व की मां का नाम शिवानी था। इससे पहले कि वहां खड़े लोगों में से कोई भी रिएक्ट कर पाता, वर्चस्व ने अपने कोट के पॉकेट में हाथ डाला और गन निकालकर एक फायर कर दिया। गोली चलने की तेज आवाज के साथ आरती की मुंह से चीख निकल गई और वो दर्द से तड़प रही थी। बुलेट उसके पैर के अंदर जा धंसा था, जिससे खून लगातार बहता जा रहा था। वहां खड़े सभी लोगों का चेहरा पीला पड़ चुका था। कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। वर्चस्व के हाथ में गन थी और उसके एक्सप्रेशन इतने कोल्ड थे जैसे उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यही वह इंसान है जिसने अभी अभी गोली चलाई है। अनंत प्रताप सिंह अपने होश में वापस आए और वर्चस्व पर अटैक करने की कोशिश की। उनकी नज़र ऐसी थी कि वो किसी दुश्मन को देख रहे हों। वर्चस्व ने एक कदम आगे बढ़ाया और इसके साथ वहां खड़े सब लोगों ने 4-4 कदम पीछे ले लिए। उस सिल्वर मास्क वाले आदमी का एक हाथ अपनी पॉकेट में था और दूसरे हाथ से उसने गन पकड़ी हुई थी और उसकी आंखों में तूफानों उमड़ रहा था। उसका बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहा था। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आरती ने कराहते हुए अनंत प्रताप की तरफ देखकर कहा। वो जानती थी कि उसे किससे हेल्प मांगनी चाहिए। जब अनंत प्रताप के कानों में उसकी दर्द भरी आवाज पड़ी तो उन्होंने चीखते हुए कहा, कॉल करो डॉक्टर को। वर्चस्व ने अपने मास्क के पीछे से एक बार चारों तरफ घूर कर देखा। ना तो फैमिली के किसी भी मेंबर की और ना ही किसी भी सर्वेंट की हिम्मत हुई कि वह डॉक्टर को फोन कर दे। नताशा के अलावा बाकी किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की,
आंटी मैं आपके लिए डॉक्टर को कॉल करती हूँ, आप फिक्र ना करें, नताशा ने कहा। आखिर आरती उसकी होने वाली सास थी और वो सबके सामने खुद को स्मार्ट शो करने का मौका कैसे जाने देती। और फिर ये मास्कमैन कितनी ही बड़ी तोप क्यों ना हो, उसका बैकग्राउंड रॉयल फैमिली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता ना। सोचते हुए नताशा ने जैसे ही अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, वर्चस्व की गन उठी और फायर की आवाज़ के साथ नताशा के पीछे लगी बड़ी सी पेंटिंग पैलेस के फर्श पर भरभरा कर गिर पड़ी और चकनाचूर हो गई। नताशा के मुंह से डर के कारण चीख निकल गई। उसके दोनों हाथ कान पर रख लिए थे और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। वो इतनी डर गई थी कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। सब जानते थे कि निशाना चूका नहीं है। वर्चस्व ने नताशा को ऐसे देखा जैसे वो जानता हो कि अब यह अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं करेगी। उसने एक नज़र अनाया की तरफ डाली जो अभी भी वहां सदमे में खड़ी हुई थी। उसने उसकी तरफ अपनी गन बढ़ाते हुए कहा, पकड़ो इसे। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखकर कुछ बार अपनी पलकें झपकाईं और अपने दोनों हाथों से गन को पकड़ लिया। अभी अभी फायर करने की वजह से गन से हीट निकल रही थी जिसे वह फील कर सकती थी। वैभव ने वर्चस्व के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंकल प्लीज मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाने दो वरना उनका बहुत खून बह जाएगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बुरे थे। वर्चस्व ने एक नज़र वैभव पर डाली और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आरती के पास आ गया और बोला, पारिवारिक कब्रिस्तान से किसकी कब्र को हटाने की बात कही जा रही थी यहाँ पर मेरे आने से पहले। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।